माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज आपने मुझे सभा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले जो सुरक्षा कर्मी, जो जवान अफसर 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा के लिए शहीद हुए, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहती हूँ। महोदय, हजारों साल पुरानी हमारे देश की धर्म की एक पुरानी परंपरा रही है। ये परंपरा संवाद, चर्चा की रही है। एक गौरवशाली परंपरा है जो दर्शन ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में दिखती है। वाद विवाद और संवाद की हमारी पुरानी संस्कृति है। अलग अलग धर्मों में भी, इस्लाम में, सूफियों में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में भी ये वाद संवाद, ये चर्चा, बहस, इसकी संस्कृति रही है। इसी परंपरा से उभरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम। हमारा स्वतंत्रता संग्राम विश्व में एक अनोखा संग्राम था, एक अनोखी लड़ाई थी जो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। ये वाद संवाद की जो परंपरा है, इसको इस संग्राम ने आगे कैसे बढ़ाया? क्योंकि ये जो संग्राम था, ये जो लड़ाई थी हमारी आजादी के लिए, एक बेहद लोकतांत्रिक लड़ाई थी। इसमें देश के किसान, देश के जवान, देश के मजदूर, देश के अधिवक्ता, देश के बुद्धिजीवी, चाहे किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी भाषा को बोलते हो, सब इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। सब ने हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। और उसी आजादी की लड़ाई से एक आवाज उभरी जो हमारी देश की आवाज थी। वो आवाज ही आज हमारा संविधान है। साहस की आवाज थी, हमारी आजादी की आवाज थी, और उसी की गूंज ने हमारे संविधान को लिखा और बनाया। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आजाद जी, राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम नेता, जैसे आपने कहा, इस संविधान को बनाने की जो कार्य में सालों के लिए जुटे रहे। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। अध्यक्ष महोदय, इस ज्योत ने हर एक भारतीय को ये पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की क्षमता है, कि जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। ये ज्योत जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है, उसने हर हिंदुस्तानी को ये विश्वास दिया कि देश की संपत्ति में, देश की दौलत में, संसाधनों में उसका भी हिस्सा है, कि उसे एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है, कि देश बनाने में भी उसकी भागीदारी है। न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने एफआईआर को दर्ज करने के लिए जब जिले में गई तो उसको मना किया गया। अगले जिले में जाना पड़ा उसे। वो रोज सुबह 6 बजे उठकर
तैयार होकर अकेली अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले जिले में ट्रेन से जाती थी। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। ये लड़ने की क्षमता, ये हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं हमारी तरह उसका भी परिवार था। नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया। उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। गंभीर बात है। शर्म करो, शर्म। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी अभी विधवा हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि दीदी, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, हमें न्याय चाहिए और हम इस न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हिम्मत उस महिला को हमारे संविधान ने दी। इसमें नहीं चलेगा। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में नतीजे ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है, जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आजादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियां बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे
कि यदि जमीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को यह अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है। कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का, मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? पैसों के बल पे की गोवा की सरकार। तमाम उदाहरण। क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता जानती है कि इनका, हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहां जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख नहीं रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद भूल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। इनकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उसका नतीजा हम रोज देखते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए संविधान को छोड़िए,
देश की एकता को भी ये रख नहीं सकते, इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने संभल में देखा, मणिपुर में देखा। दरअसल इनका कहना है कि अलग अलग इस देश के अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि ये देश एक है और ये देश एक रहेगा। जहां खुला विवाद होता था, अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, इन्होंने भय का माहौल पैदा किया है। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए। जब जब जनता नाराज हुई तब तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इस देश के छोटे छोटे से नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस देश के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अखबारों में, प्रकाशन घरों में, न्यायपालिकाओं में चर्चा कभी बंद नहीं हुई। लेकिन आज ये माहौल नहीं है। ये था प्रियंका जी का धमाकेदार भाषण, जिसमें उन्होंने संभल, प्रेम, घृणा सबको समझाया। आप लोग इसको जरूर सुनिएगा, इनके इस भाषण को। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।